कहानी की शुरुआत में हमें एक देवी की मूर्ति दिखाई जाती है। माना जाता है यह देवी दौलत और अनाज की सिंबल हैं। लोगों का मानना है कि जब यह दुनिया नहीं बनी थी तब देवी ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया था। उनका पहला बेटा हस्तर जो था वह खुद सारी दौलत और अनाज रखना चाहता था। उसने सारी दौलत तो ले ली, लेकिन जब वह अनाज लेने के लिए बढ़ा तब उसके बहन भाइयों ने उस पर हमला कर दिया। वह उसे मार ही देते, लेकिन देवी ने उसे बचा लिया। अब उसको सजा मिलती है कि कोई भी उसकी पूजा नहीं करेगा और वह अपने बेटे को अपने अंदर छुपा कर रखती हैं। अब हम कई सालों बाद का समय देखते हैं। वह जगह तुम्बड़, उस जगह पर लोग मंदिर बना देते हैं और वह हस्तर की पूजा करने लगते हैं। यह देखने के बाद बाकी देवी देवताओं को गुस्सा आ जाता है। वह उस जगह पर कर्ज लगा देते हैं और उस जगह पर काफ़ी बारिश होने लगती है और पूरा गांव उजड़ जाता है। अब हम कई साल बाद का समय देखते हैं। वहाँ पर एक औरत आती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही पंडित जिंदा बचा हुआ था जिसका नाम सरकार था। वह उनसे सोने का एक सिक्का मांगती हैं, लेकिन सरकार उसे कहते हैं कि सोने का सिक्का सिर्फ ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए मेहनत भी लगती है। असल में सरकार ने बूढ़ी औरत उसे दे दी थी ताकि वह उस औरत को संभाले और उसके बदले में सोने का सिक्का वह उसे दे देगा। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं उसी औरत के बच्चों को। बड़े बेटे का नाम विनायक राव और छोटे बेटे का नाम सदाशिव राव था। दोनों बेटे अपनी मां का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हर रोज की तरह वह सरकार के उधर जाती थीं और बाद में वह अपने घर आती थीं। लेकिन आज काफी देरी हो गई। दोनों बेटे आपस में बातें करते हैं कि दादी को खाना कौन देगा। असल में उनके घर में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसे वह लोग दादी कहते हैं, और यही दादी वही सरकार ने उनको दी थी। बच्चे दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाते हैं, लेकिन तब तक उनकी माँ वहाँ पर पहुँच जाती है और वह खुद ही उन्हें खाना दे देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सरकार अब मर चुकी हैं। सरकार का अंतिम संस्कार चल रहा है। अब वह औरत अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसे अब सोने का सिक्का नहीं मिलेगा। छोटा बेटा पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी नीचे गिरकर वह काफी घायल हो गया। उसके सिर से खून भी निकल रहा था। विनायक राव अपनी माँ को बताने के लिए जाता है। माँ अपने बेटे को लेकर वैद्य के पास जाने लगती है, लेकिन बीच में ही विनायक अपनी माँ से पूछता है कि आज तो हमने दादी को खाना दिया ही नहीं। उसकी माँ थोड़ी चिंता में आ जाती है, इसलिए वह अपने बेटे से कहती है कि तुम दादी को खाना दे देना, और अगर वह कुछ कहें तो उनसे कहना कि आप सो जाएं, वरना हस्तर आ जाएगा। और अब ऐसा ही होता है। विनायक घर पर था, तभी दादी उससे कहती हैं क्या तुम्हें खजाना चाहिए। विनायक लालच में दरवाजे के पास चला जाता है। विनायक अंदर गया तब दादी ने कहा कि सरकार के पैलेस में खजाना रखा हुआ है। विनायक उनसे कुछ और पूछता, दादी उस पर अटैक कर देती हैं। दादी उसे पकड़कर मारने लगती हैं और उसको कहती हैं कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। शायद उन्हें खाना नहीं मिला, इसलिए वह ऐसा बर्ताव कर रही हैं। विनायक उस नाम को याद करने की काफी कोशिश कर रहा था जो नाम उसकी माँ ने उसे बताया था। दादी उसे खिचेड़ कर ले जाती हैं, तभी उसको वह नाम याद आ जाता है। वह उनके सामने हस्तर कहकर चिल्लाता है। फिर दादी को कुछ हो जाता है और वह अपने आप ही सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर विनायक की माँ भी आ जाती हैं। विनायक अपनी माँ से अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती। असल में उसका भाई अब मर चुका है। उसकी माँ उससे कहती हैं कि अब हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, और आधी रात को ही वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। विनायक अपनी माँ से वह गोल्ड कॉइन के बारे में पूछता है जो सरकार उन्हें देने वाला था। वह अपनी माँ से कहता है कि क्यों ना हम दादी को खाना ना दें, और भूख के मारे वह हमें खजाने का पता बता दी। लेकिन माँ उसे चुप करा देती है और उससे वादा करवाती है कि आज के बाद वह तुम्बड़ गांव में कभी भी नहीं आएगा। कहानी अब 15 साल बाद शुरू होती है। हम देखते हैं विनायक वापस से तुम्बड़ गांव आया है। शायद उसके मन में आज भी लालच था। विनायक सबसे पहले घर गया और वह देखता है दादी आज भी जिंदा हैं, लेकिन उनकी बॉडी से काफ़ी सारी टहनियाँ निकल रही हैं जो पूरे घर को घेरे हुई हैं। विनायक दादी से कहता है कि आप मुझे खजाने का पता बता दो, फिर हम दोनों उसको आपस में बांट लेंगे। लेकिन उसकी दादी अब जिंदा रहना नहीं चाहती। विनायक अपनी दादी से सौदा करता है कि आप मुझे खजाने का पता बता दो और मैं आपको ऐसी जिंदगी से मुक्त कर दूंगा। अब फाइनली दादी उसे खजाने का पता बताती हैं कि वह कुएं में है। विनायक ने उस जगह का भी पता लगा लिया कि जहाँ पर कुआं है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता है कि वहाँ से वह खजाना लेकर कैसे आएगा। इसलिए वह वापस से दादी के पास जाता है
और उनसे पूछता है। दादी उसे सब कुछ बता देती हैं। विनायक अपनी दादी को मुक्त करने के लिए पूरे घर समेत उन्हें जला देता है। एक गोल्ड कॉइन को लेकर वह वापस अपने घर आता है। वह देखता है कि उसकी बीवी ने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। विनायक थोड़े गुस्से में था। वह अपनी बीवी के पास गया और उससे कहता है कि अब हमारे दिन बदल जाएंगे, हमारे पास काफ़ी धन होगा। अगले दिन विनायक एक पंडित के पास जाता है। उसने उससे कर्जा लिया था। उसको वह गोल्ड कॉइन देता है और पूछता है कि वह कितने की होगी। फिर वह उसका कर्ज उतार देता है। ऐसे ही विनायक कुछ दिनों बाद तुम्बड़ जाता और वहाँ से गोल्ड कॉइन लेकर आ जाता और इसी तरह वह दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा था। उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई थी। वह पंडित जिसने विनायक को कर्ज दिया था उसके मन में लालच आ जाता है। वह विनायक से कहता है कि तुम जो भी काम करते हो मुझे भी हिस्सेदार बना लो, लेकिन विनायक उसे हिस्सेदार बनाना नहीं चाहता। वह उसे मना कर देता है। अब वह पंडित एक लड़की को कुछ रुपए देकर विनायक के पीछे लगा देता है ताकि वह उसके जरिए खजाने का पता लगा सके, लेकिन वह लड़की पैसों के लालच में विनायक को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे पंडित ने उसे यहाँ पर भेजा है। अब सीन शिफ्ट होता है तुम्बड़ गांव में। हम वहाँ पर वही पंडित को देखते हैं। पंडित के पीछे पीछे विनायक भी वहाँ तक पहुँच गया था। विनायक जानबूझकर पंडित को दिखाता है कि वह कहाँ कहाँ जाता है। वह एक कुएं के पास आकर बैठ गया। वह उसके अंदर गया और कुछ समय बाद काफी सारे गोल्ड कॉइन लेकर वापस आ गया। पंडित यह सब कुछ देख रहा था। वह भी कुएं में उतरता है। कुएं के चारों तरफ लाल दीवार थी। पंडित नीचे उतरा तो उसने नीचे आटे की एक गुड़िया देखी। पंडित उस गुड़िया को पकड़ता है। तभी हस्तर को अनाज की खुशबू आ जाती है। वह पंडित को पकड़ लेता है। कुछ समय बाद वहाँ पर विनायक पहुँचता है। वह देखता है पंडित का भी वही हाल है जो उसकी दादी का था। पंडित ने विनायक की मदद करी थी, इसलिए विनायक अब उसकी मदद करता है। वह उसे उसकी जान से मुक्त कर देता है क्योंकि पंडित काफ़ी तकलीफ में था। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि हस्तर जिसे भी काट ले फिर वह व्यक्ति हस्तर की जगह ले लेगा। अब हम कई साल बाद देखते हैं विनायक का एक बेटा है। वह अपने बेटे को हमेशा ट्रेनिंग देता रहता है। उसका बेटा कुएं में उतरने की हमेशा ट्रेनिंग करता रहता और इस बात को नोट करता है कि वह कितने समय में यह सब कर लेता है। अब हम गवर्नमेंट को देखते हैं जिन्होंने उस गांव को अपने कब्जे में कर लिया है। विनायक को यह बात मालूम पड़ी तो वह काफी परेशान हो जाता है और ऊपर से वह बूढ़ा होता जा रहा है, इसलिए वह अपने बेटे को लेकर तुम्बड़ गांव में आ जाता है। उसको वह आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है। जब बाप बेटे दोनों कुएं में जाते हैं तब गलती से उसके बेटे ने एक और गुड़िया अपने पास रख ली थी। तभी हम देखते हैं वक्त से पहले वहां पर हस्तर आ जाता है। बड़ी मुश्किल से वह लोग ऊपर जाकर अपनी जान बचाते हैं। फिर वह अपने बेटे को डांटता है, लेकिन उसके बेटे ने वहां से एक गोल्ड कॉइन को उठा लिया था, यानी कि उनका जाना व्यर्थ नहीं गया। बेटा अपने पिता से कहता है कि हम हस्तर को बहुत सारी आटे की गुड़िया देंगे ताकि वह खाने में बिजी रहे और हमें काफी समय मिल जाए। पिता को उसकी बात ठीक लगती है और वह अपने प्लान पर काम शुरू करने लगते हैं। अगले दिन कुएं के पास जाकर वह बहुत सारी गुड़िया बनाने लगते हैं। फिर वह कुएं में उतरते हैं। वह अपने इर्द गिर्द आटे का एक गोला बना देते हैं ताकि हस्तर उनके करीब ना आ जाए। इसके बाद वह बहुत सारी गुड़ियों को वहां पर फेंक देते हैं और जैसे ही वह गुड़ियों को फेंकते हैं तभी हम देखते हैं कि जितनी ज़्यादा गुड़ियां हैं उतनी ज़्यादा हस्तर हैं, यानी कि इनका प्लान फेल हो गया है। इनके पास सभी गुड़ियां ख़त्म हो गई हैं और अगर वह लोग यहाँ से नहीं निकले तो मारे जाएंगे। विनायक के पास एक गुड़िया बची थी, यानी कि इसकी मदद से वह अपने बेटे को बचा सकता है, लेकिन वह खुद नहीं बच सकता। इसलिए वह उस गुड़िया की छोटी छोटी गुड़िया बनाकर अपने ऊपर लपेट लेता है। विनायक अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और अपने बेटे को बचा लेता है। हस्तर एक एक करके उस पर झपटा मारते हैं। विनायक गोले में आ जाता है जिससे सभी हस्तर एक एक करके मरने लगते हैं। उसका बेटा ऊपर आ गया। वह देखता है कि उसके पिता का भी वही हाल हो गया है। विनायक अपने बेटे को गोल्ड की एक थैली देता है। उसका पिता काफी ज्यादा तकलीफ में था। अपने पिता को आजाद करने के लिए वह उन्हें आग में जला देता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।